वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कांची बेड पर पीलू को हक करके लेटी थी। ऐसी बोलते उसके लंबे बाल जमीन को छू रहे थे। कांची को ऐसे सोते देख वे काफी हैरान हुआ, लेकिन फिर माइंड को झटकते वार्डरोब से कपड़े निकाल वॉशरूम में चला गया था। आधे घंटे शावर लेकर खुद को शांत करते हुए बाहर आया तो कांची भी सो रही थी। वह भी सुबह के जिम सूट में थी। काव्यास भी काफी थका था तो वह बेड पर जाकर कांची के साइड में लेट गया। वहां के वे कांची को देख रहा था। उसकी नजर कांची की दूध जैसी सुनहरी गर्दन पर पड़ी, जहाँ दो तिल उसकी गर्दन को बहुत अट्रैक्टिव बना रहे थे। दोनों साथ तिल में साथ में थे, उनमें सिर्फ एक उंगली का फांसा था। वे काले तिल उसकी सफेद गर्दन पर बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। वे केवल तिल काव्यांश को जैसे मदहोश कर रहे थे। उसने बेड से उठते हुए कांची के पास आकर अपने ठंडे होठों को उसके तिल ने पर रखा। इस काले तिल को चूम लिया। होठ रखते हुए उसे महसूस हुआ कि उसकी सियानी वाइफ को बहुत तेज बुखार है। वे एक झटके से उससे दूर हुआ, तभी उसकी नजर साइड टेबल पर रखी सीलिंग में पीली पर पड़ी तो गुस्से से उसका दिमाग खराब हो गया। कामास ने काजू को अपनी बाहों में उठाकर रूम से अटैच बाथरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़े होते हुए शावर को ऑन कर दिया। शावर से निकलता ठंडा पानी कांची के ऊपर जैसे ही गिरा, कांची ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बिल्कुल नशीली हुई थी और एकदम लाल थी। कांची काव्यांश को घूर रही थी। काव्यांश ने काजू को जमीन पर खड़ा करते हुए कांची के दोनों हाथों को पीछे कर दीवार से लगाते हुए हर वर्ड को चबाते हुए गुस्से से पूछा, तुम किससे पूछकर स्लीपिंग पिल्स लेती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्लीपिंग पिल्स खाने की? बताओ किससे पूछकर खाया है स्लीपिंग पिल्स? काव्यांश ने जोर से चिल्लाने से कांची सहम गई। कांची ने अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए काव्यांश के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो? देखो मेरे पास ऑलरेडी बहुत कम एनर्जी है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, छोड़ो मुझे। काव्यांश ने एक झटके से कांची को खुद से चिपकाते हुए कहा, तो तुमसे लड़ना कौन चाह रहा है? मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ मुझे वे बताओ, तुम किसे पूछकर स्लीपिंग पिल्स लेती हो? कांची ने अपने दोनों हाथों को काव्यांश के दोनों शोल्डर पर रखते हुए खुद को संभालते हुए काव्यांश की नीली आंखों में देखते हुए चिल्लाते हुए कहा, मैं किसी से पूछ कर नहीं लेती हूँ। मैं जब तक स्लीपिंग नहीं लेती मैं सो नहीं पाती हूँ। आज पहली बार मैं सिर्फ पिल्स नहीं ले रही थी तो जो परमिशन लेती मैं पिछले 6 साल से स्लीपिंग पिल्स ले रही हूँ। तो प्लीज ओवर रिएक्ट करना बंद करो और ये झूठी की केयर करना भी। मुझे इन सब की आदत नहीं है। कामास हैरान होगा। कामास ने कांची के चेहरे को हैरानी से देखते होगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम स्लीपिंग पिल्स 6 साल से मर जाओगी। ऐसे कांची को अपनी बॉडी में ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसकी जान निकाल रहा हो। उसने हिम्मत करते हुए काव्यांश से कहा, जीना भी कौन चाहता था? कांची इस वक्त शायद होश में नहीं थी, इसलिए वह काव्यांश को ऐसी बहकी बह काव्यांश ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। कांची की यह बात सुनकर काव्यांश को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। कांची की ये बात सुनकर काव्यांश को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने गुस्से से कांची के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कांची के होठों को बिल्कुल अपने होठों के करीब करते हुए कहा, अगर नहीं जीना चाहती तो तुम्हें जीना पड़ेगा, मर्जी से नहीं तो जबरदस्ती से सही। जब तक मैं नहीं चाहता तुम मर नहीं सकती और मौत भी तुम्हें मुझसे छू कर आएगी। आज के बाद अगर तुमने दोबारा कभी स्लीपिंग पिल्स लेना तो याद रखना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कांची ने मुस्कुराते हुए काव्यांश के गाल पर अपने हाथ रखते हुए अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता। तुम्हारे बाप ने अच्छी कोशिश की थी पर वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखो ना मैं कितनी सख्त जान हूँ, सुबह से अपने अंदर जहर लिए घूम रहे लेकिन अभी भी जिंदा हूँ और तुमसे लड़ रही हूँ। कांची की बात सुन काव्यांश को एक पल ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उसने कांची के चेहरे को ध्यान से देखा तो कांची का चेहरा वाकई पीला पड़ रहा था। काव्यांश ने कांची के गाल को थपथपाते हुए पूछा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? होश में भी हो ये नाम या नहीं कोई नशा करके बैठी हो? कांची ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बकवास नहीं कर रही, सच बता रहा हूँ। मेरे अंदर चेहरे जो मुझे थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर रहा है। तुम्हें पता है सुबह में जब बाथरूम में आई थी तो मेरे मुंह से खून आता, मैं समझ गई थी कि मुझे किसी ने जहर दे दिया है। मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं यहाँ से बाहर जा सकूं। तुम्हारा इंतजार करते रही पर तुम नहीं आए और मुझे मजबूरन से स्लीपिंग पिल्स लेने पड़े। तुम्हें पता है कामास इंतजार करना कितना दर्द देता है, तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। कांची के समंदर जैसे नीली आंखों में आंसू थे। कांची ने आगे कहा, तुम्हें पता है मैंने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ इंतजार ही किया है और मुझे बदले में सिर्फ दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलता। इतना कहकर कांची को खांसी आई तो उसके मुंह से खून निकला। कांची के मुंह से खून देख काव्यांश को अपनी तरफ हार्ट बीट बंद होती हुई महसूस हुई। काव्यांश ने जल्दी से कांची को अपनी बाहों में उठाते हुए बाथरूम से निकलते हुए कहा, आंखें बंद मत करना, पागल हो जान। अगर तुम्हें लगा था कि तुम्हारे अंदर चेहरे तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था ना। आगे तुमने मुझे फोन किया है क्या सोचकर तुम इतनी देर तक चुप थे? कांची के होठों पर अभी भी मुस्कुराहट थी। कांची ने अपने हाथ को काव्यांश के गले में डालते हुए, कांग्रेचुलेशन मिस्टर काव्यांश, मात्र तुम्हारा बदला पूरा हुआ। तुमने मार्ग में मुझे तड़फा कर मौत दी है। तुमने जो कहा वही किया। कांची की बातें काव्यांश के दिल पर छुरियां चला रही थी। काव्यांश एक पल के लिए रुक सा गया। काव्यांश ने जल्दी से कांची को पैसेंजर सीट पर बैठाकर खुद ड्राइव सीट पर बैठते हुए कार को फुल स्पीड में ड्राइव कर वहां से निकल गया। बूढ़ी कार की भी 2 से 3 कार उसके पीछे चली गई तो वहीं बालकनी में खड़े मानव माथुर ये सब नजारा देखकर शैतानों की तरह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 6 साल पहले भी तुम बहुत कमजोर थी, आज भी तो उतनी ही कमजोर हो। तुम्हें खत्म करने से मुझे सिर्फ कुछ पल लगे और देखो मौत ने तुम्हें गले लगा लिया। तुम्हें दोबारा मौत देते हुए मुझे बड़ा मजा आया। ये रहा मेरे थप्पड़ की बेइज्जती का बदला, तुम्हारी मौत। इतना कहकर वे शैतानों की तरह हंसने लगे। तो वहीं नीचे साक्षी जी अपने बेटे को इतनी जल्दी जाते देख हैरान थी। वह समझ चुकी थी कि उनके हस्बैंड इतने शांत क्यों थे। 6 साल पहले में और अब में कोई फर्क नहीं था। 6 साल पहले भी वही हुआ जो आज हुआ था। आज फिर मानव माथुर उस जंग में जीत गए थे। बस
बस फ़र्क इतना था कि पिछली दफ़ा कांची के साथ कोई नहीं था, लेकिन इस दफ़ा कांची के साथ उसका हमसफ़र था, उसका काव्यांश था। कांची का काव्यांश मानो माथुर अपनी जीत की खुशी में ये भूल गए थे कि हर बार जीत उनकी नहीं होगी, ये ज़रूरी नहीं। सूर्य ने जो ऑडियो को ऑन किया तो उसमें से प्यारी आवाज़ें, मैं हूँ आरजे निधि। आप लोग मेरी आवाज़ रोज़ ही सुनते हैं, कभी मेरी आवाज़ में उदासी होती है तो कभी मेरी आवाज़ में खुशी, लेकिन आज मेरी आवाज़ में दर्द है। इस खूबसूरत मौसम और हसीन सांप की शुरुआत करने से पहले मैं आज आरजे किसी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ मुझे आपसे मिलने से आपसे सामने से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन मुझे मिल नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आज आपसे इस प्लेटफॉर्म से आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा मिस्टर सूर्य माथुर, मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं शायद ओवर रिएक्ट कर गई थी और मैं अपने उस बिहेव के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे आपकी माफ़ी का इंतज़ार रहेगा। सोनी ने ऑडियो बंद कर दी। गुस्से से उसका और भी ज्यादा दिमाग खराब हो गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ अपने असिस्टेंट आर्या को मारते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपना असिस्टेंट किस लिए रखा है? ताकि तुम मुझे हर रिपोर्ट लेट में दो। तुम्हारी गलती की वजह से मैंने एक लड़के को इतना टॉर्चर किया है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। आर्या डरते हुए वहां से चली गई। सोनी ने एक नजर देखो को देखा जिसके होठों से खून निकल रहा था। मैं उसके गालों पर उसकी उंगलियों के छाप बन चुके थे। निधि उसे नफरत और घिन से देख रही थी। निधि कैसे नजरों को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आज तक उसने कितनी लड़कियों के साथ वक्त बिताया था, लेकिन कैसे भी उसे प्यार से देखती थी। निधि पहली लड़की थी जिसने उसे नफरत और घिन भरी नजरों से देखा था। सूर्य ने अपने आदमी से कहा, हाथ खोले उसके और वहीं छोड़कर आओ जहां से लेकर आए थे। निधि ने अपने आंसू को साफ करते हुए सूर्य से कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सूर्य हैरान हो गया और वो पलटकर निधि को देखने लगा। निधि ने सूर्य को देखते हुए कहा, इतना हैरान क्यों हो रहे हैं मिस्टर सूर्य माथुर? आपने ये सजा खुद ही चुनी है अपने लिए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं पिछले 24 घंटे से गायब हूँ। तुम्हें लगता है कि एक माँ बाप जिसकी बेटी 2 दिन से गायब है अपने बेटे को देखते ही अपना लेंगे? मैं नहीं मिस्टर माथुर, मेरे माँ बाप मुझे धक्के मारकर घर से निकाल देंगे क्योंकि 24 घंटे से उनकी बेटी गायब थी। पता नहीं कहाँ थी, किसके साथ थी, क्या करके आई है, किसके साथ सो कर आई। ऐसे बहुत सवाल उनके और दिमाग में होंगे। तुमने मुझे किडनैप करके मेरी इज्जत और मेरे गुरूर को तोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है सब मुझे अपना लेंगे? कभी नहीं। सौर्य ने निधि की कलाई को पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगा और उन्हें सच्चाई बता दूंगा। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, समझ में आया? चलो मेरे साथ। निधि खामोश हो गई। वे जानती थी कि सामने वाला शख्स उसकी बात नहीं समझेगा जब तक वे खुद आंखों से ना देख ले, इसलिए वे उसके साथ चली गई। क्योंकि कभी कभी इंसानी बातों पर नहीं, आंखों पर यकीन होता है। तासा हॉस्पिटल बेड पर बैठी उसको आ रही थी। तासा जिस दिन उदयपुर से आई थी उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था। मैं तब से भी आज तक हॉस्पिटल के रूम में बेहोश थी और उसे आज सुबह ही होश आया था। तासा इसलिए खुश थी क्योंकि आज सुबह काव्यांश उससे मिलने आया था। उसका प्रिंस चार्मिंग उसे देखने आया था। पीनू को हक वे मुस्कुराई जा रही थी। उसके डैड उसकी खुशी देख काफी खुश थे। आखिर में उनकी इकलौती बेटी जो थी काव्यांश भी उन्हें बहुत पसंद आया था। उन्होंने काव्यांश के बारे में बहुत कुछ सुना भी था, इसलिए वे अपनी बेटी के लिए काव्यांश को पसंद कर चुके थे। हॉस्पिटल 5 घंटे बाद काची हॉस्पिटल बेड पर पिछले 5 घंटे से बेहोश लेटी पड़ी थी। उसे अभी तक होश नहीं आया था। उसके हाथों में ड्रिप लगी थी। काव्यांश कांची को रूम में अकेले छोड़कर उसके रूम के बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट करवाकर डॉक्टर के केबिन में चेयर पर बैठा था और उसके सामने एक डॉक्टर जमीन पर बैठा गिड़गिड़ा रहा था। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं दोबारा ऐसी कभी कोई गलती नहीं करूंगा। मुझे एक मौका दे दीजिए। काव्यांश की आंखें इस वक्त खून की तरह लाल थी। वैसे बैठा था जैसे उसे डॉक्टर की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही हो। वे बस अपने सामने बैठे डॉक्टर को अपनी नजरों से जलाकर भस्म कर देना चाहता था। 5 घंटे पहले काव्यांश कांची को अपनी बाहों में लिए हुए जब हॉस्पिटल आया तो रिसेप्शन के पास खड़े डॉक्टर से कहा, मेरी वाइफ को चेक करो, उसकी बॉडी में पॉइजन है, कुछ भी करो लेकिन उसकी बॉडी से पॉइजन बाहर निकालो। डॉक्टर फाइल पढ़ने में बिजी था। डॉक्टर ने बिना काव्यांश को देखे कांची के चेहरे को देखते हुए कहा, मैं सिर्फ वीआईपी पेशेंट को चेक करता हूँ और वैसे भी अगर ये सुसाइड केस नहीं होता तो मैं जरूर इस लड़की को चेक करता, लेकिन जो लड़की खुद सुसाइड करके मरना चाहती हो उस पर मुझ जैसा वकील काबिल डॉक्टर अपना टाइम बर्बाद नहीं करता और मैं भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे इसे चिंता रखने से बेहतर है ये लड़की ऐसे ही मर जाए। उस डॉक्टर ने इतना ही कहा था कि काव्यांश के पास बड़ी चेयर पर कांची को बड़े ही प्यार से लेटा दिया। डॉक्टर जो वहां पे जाने के लिए मुड़ा था, काव्यांश ने झटके दिया। डॉक्टर को अपनी तरफ पलटकर एक जोरदार का थप्पड़ उस डॉक्टर के गाल पर जड़ते। थप्पड़ की आवाज इतनी जोर थी कि आते जाते लोग अपनी जगह पर जम गए। सारी नसें और वार्ड बॉय ये नजारा देख हैरान हो गए और खुश भी क्योंकि यह डॉक्टर वाकई बहुत ही रूड डॉक्टर था। उसे अपनी काबिलियत और अपने डॉक्टर होने पर बहुत घमंड था। हर दिन में किसी न किसी नर्स या अपने से जूनियर डॉक्टर की इंसल्ट करता रहता था, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे थप्पड़ मारा था। कितने ही जूनियर डॉक्टर को आज बहुत सुकून मिला था। वे डॉक्टर जमीन पर गिर गया, उसके होठ फट चुके थे। काव्यांश ने जब अपना चेहरा ऊपर उठाया तो सभी लोग जो अपनी जगह पर जमे खड़े थे वे 2 कदम पीछे हो गए क्योंकि काव्यांश इस वक्त बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। नीली आंखें जो खून जैसी लाल हो चुकी थी, सफेद दूध जैसी गर्दन में उसकी नसें तनी हुई दिख रही थी, उसके बाल जो उसके माथे पर बिखर चुके थे। तभी अरुण हॉस्पिटल के मेन गेट से दौड़ते हुए अंदर आया, लेकिन वहां का नजारा देख भी अपनी जगह पर जम गया। उसने जब अपनी नजर उठाकर काव्यांश को देखा तो वह बहुत ही ज्यादा घबरा गया। वह जानता था कि उसका बॉस शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है, जब गुस्सा नहीं करता तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन जब एक बार उसे गुस्सा आ जाता है तो उसे अपने गुस्से में कोई नहीं दिखाई देता है।
उन्होंने जल्दी काव्यांश के पास जाकर काव्यांश से कहा, बॉस आप जल्दी जल्दी रूम से निकल जाए, मैं किसी डॉक्टर को भेजता हूँ और उसे भी देखता हूँ। उसकी बात सुनते ही काव्यांश होश में आया। काव्यांश ने जब अपनी गर्दन को मोड़ा और कांची को देखा तो उसके मुंह से खून निकल रहा था और वे बेहोश थी। उसके हाथ जमीन पर लटक रहे थे। वे जल्दी से कांची के पास जाकर अपने बाहों में उठाते हुए हॉस्पिटल के रूम में चला गया। प्रेसिडेंट काव्यांश पर बैठा हुआ अपने जूतों की नोक से डॉक्टर की उंगलियों को कुचल रहा था और दूसरे हाथों की उंगलियों को अपने हाथों में पकड़कर डॉक्टर को घूरते हुए कहा, मेरे उसूलों में गलती की माफी नहीं है, हर गलती की सजा होती है। मैंने आज तक किसी को माफी नहीं दी ही नहीं, चाहे गलती छोटी हो या बड़ी, लेकिन तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम जिसे मरने की बात कहते हुए काव्यांश से काचे थे। काव्यांश अपनी चेहरे पर किसी की नजर तक बर्दाश्त नहीं करता। तुमने तो उसकी सबसे कीमती चीज को नुकसान पहुंचाने की बात की है, इसलिए तुम्हें माफ करना इम्पॉसिबल है। काव्यांश ने इतना कहते ही उस डॉक्टर की उंगली को तोड़ दिया। उस डॉक्टर की दर्दनाक चीख उस पूरे केबिन में गूंज गई। तो वहीं कुछ दूर पर अरुण जो नजर झुकाए खड़ा था, उसकी चीख सुन उसने भी अपनी नजर उठाकर अफसोस से उस डॉक्टर को देखा। वे जानता था कि उसका सिर्फ मेरा बोझ सजा देने के मामले में बहुत बेरहम था। वे सजा देते हुए डेविल बन जाता था। काव्यांश ने डॉक्टर को खुद से दूर धक्का देते हुए चेयर से खड़े होते हुए और उनको कोल्ड टोन में कहा, इसके आगे क्या करना है तुम अच्छे से जानते हो। तुम जानते हो मुझे दोबारा बातें दोहराना पसंद नहीं है, इसलिए मेरे इस रूम से निकलने से पहले वे काम हो जाना चाहिए। इतना कहकर काव्यांश ने केबिन के डोर के पास जैसे ही कदम रखा तो डॉक्टर की दोबारा से दर्दनाक चीख गूंजी। काव्यांश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, तो वही डॉक्टर दर्द से तड़प रहा था क्योंकि अरुण ने डॉक्टर के दोनों हाथों को तोड़ दिया था। काव्यांश वहां से चला गया। अरुण ने डॉक्टर से कहा, अफसोस की अब तुम कभी भी VIP पेशेंट को चेक नहीं कर पाओगी। इतना कहकर अरुण भी वहां से चला गया। हॉस्पिटल रूम। काव्यांश डोर ओपन कर जब रूम में आया तो उसने देखा कि कांची के हाथ बेड से नीचे लटक रहे थे। काव्यांश ने जल्दी से कांची के पास आकर कांची के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बेड पर रखा तो उसकी नजर कांची के हथेली पर पड़ी तो उसके होठों पर कुछ पल के लिए मुस्कुराहट आई और बहुत ही प्यारा डिंपल दिखा। काव्यांश का वह डिंपल जो ईद के चांद की तरह था, जो साल में एक ही बार दिखता था। जिस तरह लोग ईद का चांद देखने के लिए बेबस होते हैं, उसी तरह लड़के काव्यांश का वो अट्रैक्टिव डिंपल देखने के लिए बेसब्र होते, क्योंकि काव्यांश का डिंपल वाकई हर लड़की का दिल धड़का देता था। काव्यांश को कांची की हथेली पर अपना नाम चमकता दिख रहा था। कांची के हाथ पर मेहंदी से लिखा उसका नाम बर्फ में लिखे लाल गुलाब की तरह लग रहा था। मेहंदी वाले ने कांची के हाथ पर काव्यांश का नाम अरुण के कहने पर लिखा था। वह अच्छे से जानता था उसका बॉस अपनी बीवी के वजह पर किसी और का नाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। काव्यांश ने कांची के हथेली पर अपने होठ रख चूमते हुए कहा, तुम एक जादू करनी हो स्वीटहार्ट, पता नहीं क्या जादू किया तुम, जो मुझे तुम्हारी हर अदा पसंद आ रही है। तुम्हारे जादू की तुम्हें सजा मिलेगी, मुझे तड़पाने की, मुझे अपने करीब खींचने की सजा मिलेगी। मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगा, इसलिए जल्दी से होश में आओ, क्योंकि मुझे तुम्हें पनिश करना है। किसी बेहोश इंसान के होश में आने पर लोग उस इंसान से भी प्यार करते हैं और यहाँ काव्यांश कांची को होश में आने पर सजा देने की बात कर रहा है। कांची ने अपने हाथों में ठंडे हाथों को महसूस करते हुए हल्का होश में आते हुए काव्यांश के हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, पापा। काव्यांश ने जो कांची को बिना पल के चिपकाए देख रहा था, अपने हाथ को कांची को पकड़कर पापा कहते सुन उसकी भौं तन गई। उसके चेहरे पर जहाँ थोड़ी देर पहले मुस्कुराहट थी, अब गुस्से ने जगह ले ली। उसने गुस्से से कांची के हाथ को कसकर पकड़कर दबा दिया, जिससे कांची की आंख खुल गई और वे खरा उठे। मुंबई माथुर हवेली। शाम को जब मनन हवेली वापस आया तो संजय माथुर जो सोफे पर बैठे थे अपने बेटे को देखते हुए मनन से कहा, 2 दिन बाद आने का बढ़ रहे हैं, इसलिए तुम उस दिन कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें उस दिन घर पर ही रहना होगा। मनन जो पहले ही से काफी गुस्से में था, संजय माथुर की बातें उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला गई। मनन ने संजय माथुर की तरफ पलटकर संजय माथुर से कहा, मिस्टर माथुर, उस दिन और एक और घटना हुई थी, लगता है आप भूल गए हैं, लेकिन मुझे अच्छे से याद है। मैं तो आप पर अफसोस भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसके भी लायक नहीं है। मित्तल माथुर दूर खड़ी अपने बेटे की बातें सुन रही थी। उनका वह बेटा जो हमेशा खुश रहता था, मस्ती करता रहता था, 6 साल पहले हुए हादसे में बहुत बदल गया था। मुस्कुराहट जैसे उसके होठों पर आना ही भूल गई थी। उसने अपना सारा वजूद खो दिया था, वे सिर्फ जिंदगी को काट रहा था, जिंदगी को जीना भूल गया था। संजय माथुर ने गहरी सांस लेते हुए मनन से कहा, तुम्हें मुझसे जितनी नफरत करनी है तुम मुझसे कर सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैंने जो किया तुम हमारे लिए किया। अगर मैं नहीं करता तो आज हम सब ये लग्जरियस लाइफ नहीं जीते। मेरी नफरत में तुम अपने बहन का प्यार भूल मत जाना। मनन ने संजय माथुर को देखते हुए सोफे पर बैठते हुए अपने पैरों को क्रॉस कर कहा, मामा, आज मैं यही कॉफी पीऊंगा, क्योंकि आज मुझे आपके हस्बैंड की बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी है। संजय माथुर ने मनन को घूरते हुए कहा, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें प्रोफेसर किसने बनाया है। तुम्हें अपने बाप से बात करने की तमीज नहीं है क्या? मैं तुम्हारा बाप हूँ तो तुम मुझे डेट कर सकते हो, तो क्या मिस्टर माथुर और हस्बैंड लगा रखा है? मनन ने मुस्कुराहट के साथ कोल्ड टोन में कहा, सॉरी मिस्टर माथुर, मेरा बाप 6 साल पहले ही मर गया और आप जिस लग्जरियस लाइफ की बात कर रहे हैं वे किसी के खून से हैं, किसी की मौत से हैं। ऐसी लग्जरियस लाइफ को मैं लात मारता हूँ, मैं सड़क पर सोना पसंद करूंगा, लेकिन ऐसी लाइफ कभी जीना नहीं चाहूंगा जिसे कि नींव किसी के खून से रखी हो। समझे आप? 2 दिन बाद जहाँ मेरी बहन का बर्थडे है वहीं मेरी फ्रेंड की मॉम की भी डेथ एनिवर्सरी है।
आप जानते हैं मेरे लिए अपनी बहन के बर्थडे से ज़्यादा अपनी फ्रेंड की मॉम की डेथ एनिवर्सरी ज़रूरी है। इसलिए मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं आपके दिखावे की पार्टी में आऊँगा। जिस तरह मेरा बाप 6 साल पहले मर गया था, उसी तरह आपका बेटा भी 6 साल पहले ही मर गया था। मैं अब तक इस घर को इसलिए छोड़कर नहीं गया क्योंकि इस घर में आपके साथ-साथ मेरी माँ और बहन रहती है और मुझे आप जैसे आदमी पर भरोसा नहीं है जो अपने लालच और अपनी पावर के लिए किसी का मर्डर कर सकता है। वह कुछ भी कर सकता है। एक भाई के प्यार और एक बेटे के प्यार ने मुझे यहाँ रोक रखा है, इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैं आपके डर और आपके पैसे की वजह से यहाँ हूँ। मैं आपके पैसे और आपकी प्रॉपर्टी पर थूकता भी नहीं। मनन ने इतने कहा ही था कि संजय माथुर गुस्से से खड़े होते हुए चिल्लाए, मान। मनन भी सोफे से उठकर खड़ा हो गया और उसने भी गुस्से से कहा, चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा मिस्टर माथुर। और मान कहने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी फ्रेंड का था, इसलिए आगे से मुझे मान मत बुलाइएगा क्योंकि आपके मुंह से ये वर्ड मुझे गाली लगता है। उम्मीद करता हूँ अब दोबारा आप और कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आज के बाद आपने फिर कभी मुझे रोकने की या बात करने की कोशिश की तो मैं यह घर हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। इतना कहकर मनन गुस्से से अपने रूम की तरफ चला गया। आन्या की आंखों को से आंसू गिर रहे थे। उसका जान से प्यारा भाई जो हर वक्त उसे परेशान करता था, जो हर वक्त उसे चिढ़ाता रहता था, वही भाई आज सिर्फ उसे थोड़ा बहुत काम की बातें करता रहता। 6 साल पहले हुए हादसे ने सबकी जिंदगी को बदल दिया था। किसी ने अपना भाई खोया तो किसी ने अपना बेटा तो किसी ने अपनी माँ और आज किसी ने अपना पूरा वजूद। उदयपुर कांची अपनी आंखें खोले हुए कामयाज को देख रही थी। कामयाज ने कांची के ड्रिप लगे हाथों को कसकर दबाते हुए कहा, आज के बाद सोते उठते बैठते और जब कभी तुम बेहोश हुई होश में आते ही तुमसे फेंक के नाम लोगी कामयाज। तुम्हारे होठों से मैं किसी का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी का भी नहीं। तुम्हारे होठों से मैं पापा का भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई मर्द नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पापा भी नहीं। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से किसी का नाम ना सुनूं, किसी का अपनी समझ में आया तो मैं स्वीट हार्ट। कांची ने धीरे से कहा, यू हर्टेड मी कामयाज। कांची ने जैसे ये कहा, कामयाज ने जल्दी से कांची के हाथ को छोड़ते होगा, उम्मीद करता हूँ तुम्हें दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें जहर किसने दिया? कांची ने जवाब देने के बजाय कामयाज को देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन होगा? क्या मैं जो कहूंगी कि तुम उस पर यकीन करोगे? कामयाज ने कांची की आंखों में आंखें डालकर कहा, वह तो बात पर डिपेंड करता है कि बात यकीन करने लायक है या नहीं। कांची ने कामयाज की तरफ से अपने चेहरे को फेरते हुए कहा, कभी कभी कुछ बातों का राजी रहना बेहतर होता है क्योंकि अक्सर इंसान में सच साबित नहीं कर पाता जो वक्त साबित कर देता है। उम्मीद है जब तुम्हें सच पता चलेगा तक बहुत देर नहीं हुई होगी। मुझे कुछ वक्त अकेला रहना है तो प्लीज यहाँ से जाओ और यहाँ मेरा फोन रखते जाना। कामयाज को कांची का इस तरह बात करना पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। आज से पहले किसी भी लड़के ने उसे इस तरह इग्नोर नहीं किया था। कामयाज ने चेयर से उठकर खड़े होकर कांची के ऊपर झुकते हुए कांची के चिन्ह को कसकर पकड़कर कांची के चेहरे को अपने चेहरे के सामने करते हुए कहा, जब मैं तुमसे बात करूँ तो मेरी आंखों में देखा करो। जब तक मैं तुम्हारे सामने रहूँ तो मुझसे नजर दूर हटाने की कोशिश मत किया करो क्योंकि मुझे जरा भी पसंद नहीं तुम्हारी नजरें मेरे अलावा कुछ और देखे। समझ में आया तुम्हें? आगे से मेरी दो बात का ध्यान में रखना, मेरे अलावा किसी का नाम मत लेना। और दूसरी बात, जब मैं तुम्हारे सामने रहूँ तो सिर्फ मुझे देखती रहना और कोई भी चीज मुझे तुम्हारी आंखों में ना देखे सिवाय मेरे। इतना कहकर कामयाज कांची के ऊपर झुकने लगा तो कांची ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि अपने सामने खड़े चट्टान जैसे आदमी को से लड़ सके। कामयाज ने कांची के चिन्ह को अपने होठों से छूते हुए हल्के से अपने दांतों से कांची के चिन्ह को काट लिया, जिससे कांची ने दूसरे हाथ से हॉस्पिटल के बेड पर बिछी बेडशीट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लेना चाहते हुए कामयाज उसके करीब आता जा रहा था। कांची को कोई भी स्ट्रगल न करते थे। कामयाज के होठों पर मुस्कुराहट थी। कांची जी ने अपने होठों को एक दूसरे में दबाया हुआ था तो कामयाज ने कांची को देखते हुए उसके होठों पर अपने टंग से कांची के होठों को एक दूसरे से अलग कर हल्का सा चुनते हुआ, गुड़गुल हमेशा ऐसे ही बिहेव क्या करो, मेरे साथ ऐसी अच्छी लगती हो, एक परफेक्ट वाई की तरह। कामयाज का फोन लगातार रिंग कर रहा था। कामयाज ने कांची से दूर हटते हुए गुस्से से खुद से कहा, किसकी मौत हो गई जो इसे फोन कर रहा है? कि उसने फोन को पॉकेट से निकालकर फोन पर खोले सूर्य नाम को देखा। उसने कांची का फोन टेबल पर रखा और खुद वहां से चला गया। कांची बिना पल के झपका सेलिंग को घूर रही थी। उसे कामयाज से डर लगने लगा था क्योंकि कामयाज उसकी सोच से बहुत अलग था। वे पल में आग तो पल में पानी बन जाता था। आज पहली बार कांची को कामयाज की मौजूदगी में वे आग महसूस हुई। वे आज अंदर तक डर गई थी। कामयाज गुजरते वक्त के साथ उसके लिए सन की बनता जा रहा था। 2 दिन बाद फार्म हाउस के गार्डन में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वे आज उस बड़े से फार्म हाउस में अकेली बैठी थी। सूर्य नाम के तूफान ने उसका सब कुछ छीन लिया था। निधि अपनी धुंधली आंखों से 2 दिन पहले हुई घटना के बारे में सोच रही थी। 2 दिन पहले उदयपुर सूर्य की कार निधि हाउस के घर के सामने रुकी थी। निधि ने कार से उतरकर साहनी हाउस के अंदर कदम रखा। घर में आते ही उसकी नजर सामने बैठे अपने डैड और मॉम पर पड़ी और अपनी बोल्ड सिस्टर सनाया पर पड़ी जो हमेशा की तरह बोल्ड ड्रेस में थी।
निधि अपने कांपते पैरों से चलकर उनके पास आई। उसने पीछे से कांपते होठों से कहा, पापा। उसकी आवाज सुनते उन्होंने उसकी तरफ देखा। निधि की मॉम सरिता जी ने जब निधि को देखा तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उनके चेहरे पर निधि के लिए नफरत साफ दिखने लगी थी। सरिता जी निधि की सौतेली माँ थी। निधि की माँ निधि जब 3 साल की थी तभी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। निधि की आवाज सुन मिस्टर साहनी चेयर से उठकर निधि की तरफ आकर निधि को अपनी खूंखार नजर से देखने लगे। निधि ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर पड़ा। चटाक अवे थप्पड़ मिस्टर साहनी ने निधि को मारा था। निधि जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू टूट गए। मैदान के घास पर गिर गए। उसे इस बात का यकीन था कि कोई यकीन करे ना करे लेकिन उसके डेढ़ उसका यकीन जरूर करेंगे। मिस्टर साहनी ने निधि के शोल्डर को पकड़कर उठाते हुए कहा, कहाँ थी तुम निधि? तुम एक लड़की हो क्या? ये तुम भूल जाती हो निधि? क्यों मेरी इज्जत का तमाशा बनाने पर लगी हो? किस बात का बदला ले रही हो अपने बाप से? तुम तो कांची की शादी में गई थी ना, तुम वहां से कहाँ गायब हो गई? तुम 24 घंटे से कहाँ थी निधि? तुम्हें पता है तुम्हारा इस तरह रोज रोज गायब होने से लोग हमारे बारे में बातें करने लगे हैं। लोगों का कहना है कि मेरी बेटी एक स्कर्ट को एक्सर्टा गल का काम करती है। कभी देवी हमारे पास इतना पैसा है। लोग तुम्हारे डेट की मेहनत नहीं तुम्हारा बाहर रहना देख रहे हैं। निधि अपनी नजर जमीन पर गड़ाए हुए अपने डेट की बातें सुन रही थी। वे कैसे बताते अपने डेट को कि वे जब ऑफिस से घर लेट आती थी उसकी अपनी सौतेली माँ उसे घर में आने नहीं देती थी। मजबूरन उसे अपने ऑफिस में रातें गुजारनी पड़ती थी। उसने कई बार अपने डेट को बताने की कोशिश की थी लेकिन हर बार वे नाकाम रही। मिस्टर साहनी ने अपनी बेटी की झुकी नजर देकर अपने बेटे से कहा, तुम जानती थी निधि कि तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरा गुरूर हो, लेकिन आज मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए शर्म आ रही है। तुमने मेरा गुरूर तोड़ दिया। तुमने हमारी इज्जत का सबके सामने तमाशा बना दिया। तुम्हें लगता है सभी लोग बात करते हैं कि मेरी बेटी बड़ी बेटी रोज हर एक नई मर्द की कार से उतरती है और मैं इतना बेशर्म बाप हूँ कि अपनी बेटी के गलत कामों से कमाए गए पैसों से ऐश करता हूँ। निधि की आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। आखिर वे अपनी सफाई में कहती क्या? उसके पास कहने के लिए आज कुछ बचा ही नहीं था। उसके पापा उसके खिलाफ हो चुके थे। अपने पापा के सामने खुद को सही साबित करना पत्थर के सामने बोलने जैसा होगा। निधि को खामोश देखकर मिस्टर साहनी ने निधि से कहा, जिस तरह तुम्हारी माँ मर गई आज से तुम मेरे लिए मर गई। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है सनाया, मैं आज से तुम्हारा बाप नहीं। मर गई तुम मेरे हमारे लिए। निकल जाओ इस घर से और कभी अपनी ये शक्ल दोबारा मत दिखाना। पीछे खड़ी सरिता और सनाया शैतानों की तरह मुस्कुरा रही थी। आखिर वे यही तो चाहती थी। जब से वे शादी करके आई थी वे अपने सास्ते के सबसे बड़े कांटे निधि को निकालना चाहती थी क्योंकि निधि उस घर की मालकिन थी। उसके एक इशारे पर उस घर की काया पलट जाती थी। मिस्टर साहनी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे लेकिन कहते हैं ना लोगों की बातों से इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए अच्छी चीजें भी बुरी दिखने लगती है। कुछ ऐसी सिचुएशन सरिता जी ने क्रिएट किया। उन्हें अपनी बेटी ही गलत लगने लगी। सॉरी जो अपने पापा की फोन कॉल देखकर कार में ही रुक गया था वो निधि के घर में एंटर हो रहा था। सरिता जी ने निधि के हाथ को कसकर पकड़कर मोड़ते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से और कभी यहाँ दोबारा मत आना। मर गई हो तुम यहाँ सब के लिए। मैं तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार कर लेकिन तुमने हमें सारी सोसाइटी के सामने बेइज्जत कर दिया, किसी से नजर मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। इतना कहकर उन्होंने निधि को धक्का दे दिया। निधि वहां से जमीन पर दोबारा गिरती। सूर्य ने आते हुए निधि को थाम लिया। निधि ने अपनी आंखें ऊपर करके देखा तो उसकी ब्राउन आंखों से 2 मोती टूटकर सूर्य के हाथों पर गिर गए। सूर्य को देखते हुए सनाया भी अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने अपने सामने हैंडसम से लड़के को देख सनाया की हार्ट बीट तेज हो गई। वे ऐसा ही लड़का तो ढूंढ रही थी जो दिखने में हीरो की तरह हो, जिसकी पर्सनालिटी हर एक लड़के की हो अपनी तरह अपने हर एक लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, जिसकी आवाज में कशिश हो। वो सभी चीजें उस अपने सामने खड़े हैंडसम लड़के में देख वो सूर्य को देखे जा रही। सरिता जी ने सूर्य को देखते होगा वो तो इस बार मैडम अपने आशिक को भी साथ लेकर आए हैं। तुम जानती ही कि तुम सब अकेले आएगी तो जरूर इस घर से देख के मारकर निकाली जाएगी, लेकिन इसलिए अपने पीछे अपने आशिक को लेकर आई हो ताकि तुम इस घर में रह सको। मिस्टर साहनी अपनी बेटी को बेनिकी से देख रहे थे। उनका दिल अभी भी चाहता था कि उनकी बेटी अपनी सफाई में कुछ कहे। उनका दिल अभी भी कह रहा था कि उनकी निधि पहली वाली निधि है, उनकी बेटी नहीं बदली है। वे सिर्फ लोगों के लगाए गए इल्जाम है। लेकिन अपने सामने सूर्य को देख उन्हें लोगों की बातें सच लगने लगी थी। उनके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई। उन्होंने गुस्से से निधि को देखते हुए कहा, तो तुमने वाकई अपने आप को एक अमीर रईस शादी इंसान को भेज दिया। तुम इतनी नीच कैसे गिर गई निधि? सूर्य मिस्टर साहनी की बात सुन चौकट हो गया। निधि ने अपने डेड की बातें सुनी तो अपनी आंखें कसकर मीच ली। मिस्टर साहनी ने आगे कहा, मैंने ऐसी क्या कमी कर दी थी निधि जो तुमने ऐसा काम करना शुरू कर दिया? तुम्हें हर वो खुशी देनी चाहिए जो एक बेटी को मिलनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें माँ और बाप दोनों को प्यार देना चाहा। मैंने तुम्हारे लिए दूसरी शादी तक कर ली। तुमने क्या किया निधि? अब तुमने अपने ही डेड के सिर उस सबके सामने झूठा दिया।
जो सामने सबके सामने झुका दिया, लोगों की नजरों में मेरा तमाशा बना दिया। चली जाऊं यहाँ से, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और आज मैं तुम्हारी जान खुद अपने हाथों से ले लूंगा। जाऊं यहाँ से। निधि डर से 2 कदम पीछे हो गई। सॉरी, अभी भी कंफ्यूजन से उन सभी को देख रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। निधि ने अपने टूटे फूटे वर्ड से कहा, आपकी बेटी सच में मर गई। इतना कहकर निधि वहां से निकल गई। सॉरी ने उन सभी को खतरनाक नजरों से देखते हुए कहा, मिस्टर साहनी से कहा, अफसोस हो रहा है मिस्टर साहनी कि आप अपनी बेटी को नहीं समझ पाए, जो बचपन से लेकर आज तक आपके साथ रही। वादा करता हूँ एक दिन आप खुद मेरे पास अपनी बेटी को लेने आएंगे, और आज एक और वादा करता हूँ, तब मैं आपको आपकी बेटी नहीं दूंगा। जिस तरह आज आपने अपनी बेटी को धक्के मारकर निकाला है ना, एक दिन मैं भी आपको इसी तरह धक्के मारकर निकालूंगा। मेरी यह बात याद रखिएगा। इतना कहकर सौर्य वहां से चला गया। मिस्टर साहनी गुस्से से साहनी हाउस के अंदर चले गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक तैयार नहीं हुई? उस आवाज से निधि सोच की दुनिया से बाहर आई और पीछे मुड़कर देखा। जो सौर्य 3 पीस सूट पहने, हाथ में वॉच पहनते हो, उसी को देख रहा था। निधि ने अपनी नजर सौर्य की तरफ से फेरते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। सौर्य चलते हुए निधि के पास आकर निधि के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। निधि ने अपनी नजर उठाकर देखा तो सौर्य उसे ही घूर रहा था। सौर्य ने निधि के जबड़े को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, माई लिटिल गर्ल, मैं आपसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ कि तुम्हें मेरे साथ चलना है, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। निधि को अपने जबड़े में दर्द महसूस हो रहा था। उसने सौर्य के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए कहा, तुमसे बड़ा बेशर्म और कमीना इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। सौर्य ने एविल स्माइल करते हुए निधि के ऊपर झुकते हुए कहा, अब देखोगे भी नहीं माई लिटिल गर्ल। वैसे तुम्हारी तारीफ मुझे पसंद नहीं आई, अच्छी बच्ची। वैसे मुझे तुम्हारी तारीफ मुझे पसंद है। अब अच्छी बच्ची की तरह उठो और तैयार हो जाओ, वरना अगर मैं अपने तरीके से तुम्हें तैयार किया तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। इसलिए जाओ, रेडी हो जाओ। इतना कहकर सौर्य ने एक झटके से निधि को छोड़कर ब्लूटूथ के थ्रू कहा, कार रेडी करो, हम 10 मिनट में आ रहे हैं। ये वह बात करते हुए बाहर की तरफ चला गया। निधि उसे जाते हुए देखती रही। हॉस्पिटल। काव्यांश ने बाहर आकर कॉल उठाया तो फोन के दूसरे साइड से बहुत ही प्यारी आवाज आई, भाई। काव्यांश ने उस आवाज को सुनकर धीरे से कहा, हम। काव्यांश का हम सुनकर आन्या ने रोते हुए कहा, आप सब ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? उन सब में मेरी क्या गलती थी? आप लोग मुझे किस गुनाह की सजा दे रहे हैं? मैंने क्या किया है भाई? काव्यांश ने गहरी सांस लेते हुए आन्या से कहा, गुड़िया क्या हुआ, क्यों रो रही हो? और तुम्हारी कोई गलती नहीं थी गुड़िया, इसलिए ज्यादा मत सोचो। तुम्हें कुछ चाहिए या तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो बताओ मुझे। काव्यांश इतने प्यार से बात कर रहा था कि अगर कोई और इंसान उसे देख ले तो वह बेहोश हो जाए, क्योंकि वह हमेशा लोगों से गुस्से और तेज आवाज में बात करता था। कभी भी किसी से प्यार और नर्म लहजे पे बात नहीं की थी। आनी ने रोते हुए कहा, भाई मुझे इस बार अपने बर्थडे पर मेरे तीनों भाई चाहिए। अगर आप नहीं आए तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। और मैं धमकी नहीं दे रही भाई, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि आप तीनों ही मेरी जिंदगी जीने की वजह थे और आप तीनों ही मुझे छोड़कर चले गए। काव्यांश ने प्यार से कहा, गुड़िया तुम जानती हो, तुम जो कह रही हो वैसा कभी नहीं हो पाएगा। तुम जानती हो मैं इस बड़ी सी हवेली में कभी कदम नहीं रखूंगा। तुम्हें जो चाहिए अपने बर्थडे में मुझे बता दो, मैं तुम्हें भेज दूंगा। लेकिन तुम्हारी ये जिद मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा, सब कुछ जानते हो। अभी तुम अनजान क्यों बन रही हो गुड़िया? आन्या ने थोड़े गुस्से से कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना भाई, 6 साल हो गए उस बात को। बड़ों की लड़ाई में मेरी क्या गलती है? मैं क्यों अपने भाइयों से दूर रहूं? पापा ने गलत किया है तो उन्हें सजा देना मुझे क्यों दे रहे हैं? काव्यांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन गुड़िया। आने ने बीच में ही कहा, ठीक है भाई, आप मेरे बर्थडे पर नहीं आएंगे तो ना मत आइए, लेकिन मेरी मौत पर तो आएंगे ना। यही सही, मेरी मौत पर ही आएगा आप। आन्या की बातों ने काव्यांश को गुस्सा दिला दिया। काव्यांश ने अपनी गुड़िया पर चिल्लाना नहीं चाहता था, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए धीरे लेकिन मुस्कुराते हुए, आन्या बच्चों जैसी जिद मत करो, तुम 2 दिन बाद 18 की हो जाओगी। तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारे बर्थडे में हो? तो ठीक है, मैं तुम्हारे बर्थडे में आने की कोशिश करूंगा, लेकिन वादा नहीं करता कि मैं तुम्हारे बर्थडे में जरूर आऊंगा। समझ में आया गुड़िया? ये सब करने की सोचना भी मत, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। अभी मैं फोन रखता हूँ, मैं जो हूँ बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर काव्यांश ने फोन रख दिया। काव्यांश जब कांची के रूम में आया तो देखा बेड खाली है। काव्यांश ने पूरे रूम को चेक किया तो कांची को रूम में न पकड़ वे हैरान हो गया। गुस्से से उसकी भवें तन गई। उसे लगा कि कांची फिर से उसे बिना बताए यहाँ से चले गई। उसने गुस्से से डोर ओपन कर बाहर आया तो दोनों बॉडीगार्ड वैसे ही खड़े थे। काव्यांश ने गुस्से से एक बॉडीगार्ड के कॉलर को पकड़ चिल्लाते होगा, मैं तुम दोनों को यहाँ स्टेचू की तरह खड़े रहने के पैसे नहीं देता हूँ, सबके सब निकम्मे हो। तुम्हारी मैडम रूम से गायब है और तुम सब इतने रिलैक्स खड़े हो, निकम्मे कहेंगे। काव्यांश किस तरह चिल्लाने से बॉडीगार्ड ने नजर झुका ली। बॉडीगार्ड ने जैसे ही कुछ बोलने को हुआ तो एक नर्स ने आते हुए कहा, मिस अग्रवाल हॉस्पिटल के लॉन में है। उस नर्स की आवाज सुनो काव्यांश पीछे पलटा तो काव्यांश को देख नर्स पीछे हो गई और अपनी नजर नीचे कर कहा, मिस अग्रवाल को घुटन हो रही थी, इसलिए वे कुछ वक्त के लिए बाहर वॉक करना चाहती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें लोन में तक छोड़ रहा हूँ, तो मैं उन्हें ही लेकर आई थी। मैं उन्हीं के पास से आ रही हूँ, उनके कुछ मेडिसिन ले गई थी। काव्यांश नर्स के करीब जाने लगा तो नर्स डर से पीछे होने लगी। काव्यांश ने अपनी जगह रुककर हर वर्ड को चबाते हुए कहा, मेरी बिना परमिशन के मेरी वाइफ के साथ कुछ भी मत किया करो, अंडरस्टैंड? आगे से बिना मेरी परमिशन के मेरी वाइफ के आसपास में नजर मत आना। जो भी करना हो पहले मुझसे पूछना फिर करना। काव्यांश के टोन में कुछ ऐसा था कि नर्स के माथे पर पसीने की हल्की हल्की बूंदें आ गई। काव्यांश ने नर्स को देखते हुए कहा,
मैं जाओ, खड़ी क्यों हो, मेडिसिन लेकर आओ। नर्स ने रूम के अंदर आते होगा अजीब सन की मुस्कान है। पता नहीं बेचारी मिस कांची इस साइको को कैसे झेलती होगी। पता नहीं है सन की मिस कांची का क्या लगता है। नर्स ऐसा इसलिए कहती क्योंकि वह अभी कुछ घंटे पहले ही आई थी, क्योंकि उसकी रात की ड्यूटी थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि जिसे वह सन की गहरी वह सचमुच सन की है। नर्स ने मेडिसिन लिए बाहर आकर न काव्यांश को देते होगा। ये मिस कांची को देनी है। काव्यांश ने अपने सामने खड़ी नर्स को एक नजर देखते हुए कहा, मिस नहीं मिसेज जो कौन सी है वे, आगे से ध्यान रखना। इतना कहकर काव्यांश वहां से चला गया। नर्स की हैरानी से तो आंखें फैल गई, उसका मुंह खुल गया। उसे शौक लगा कि वे साइको उसकी उसकी मासूम पेशेंट का पति है। वे जल्दी से कैफेटेरिया में चले गए। यूनिवर्सिटी ओनर पिछले 2 दिन से यूनिवर्सिटी आ रहा था, लेकिन क्यारा पिछले 2 दिनों से उसका लेक्चर अटेंड नहीं कर रही थी। क्यारा को अपने लेक्चर में न देकर मनन को अजीब सी बेचैनी होती। पिछले 2 दिनों से मनन क्यारा का फोन लेकर आता, लेकिन उसे क्यारा कहीं नहीं दिख रही थी। मनन अपना लेक्चर खत्म करके कैफेटेरिया में कॉफी पीने चला गया, क्योंकि उसके घसर में दर्द हो रहा था। मनन कॉफी पी रहा था कि अचानक उसकी नजर सामने पड़ी, तो कॉफी के कप पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई, क्योंकि उसके सामने क्यारा किसी लड़के से हंस हंस कर बात कर रही थी। क्यारा ने आज ब्लू जींस और व्हाइट टॉप पहना था। एक हाथ में घड़ी थी, दूसरे हाथ में बहुत सारे धागे और बहुत सारे फ्रेंडशिप बैंड भी थे। क्यारा वहां खड़ी थी, वहां एक लड़का और 3 लड़की थी। उनका एक 5 लोगों का ग्रुप था। क्यारा उस लड़की को देख कर मुस्कुरा कर बातें कर रही थी, और ये बातें मनन को जहर लग रही थी। उसे क्यारा कल लड़कों से बात करना पसंद नहीं आ रहा था। उस ग्रुप के लड़के ने क्यारा को देखते हुए पूछा, मिस राजपूत, तुम्हें तो लड़के पसंद नहीं है, तुम तो लड़कियों से नफरत करती हो, तो फिर तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की। उस लड़के का स्वाद सुनकर क्यारा ने मुस्कुराते हुए स्टोर से लेमन जूस पीते हुए अपने सामने बैठे रणधीर से कहा, गुड क्वेश्चन मिस्टर बॉडीगार्ड। क्यारा के मुंह से बॉडीगार्ड सुन रणधीर का मुंह खुला रह गया। रणधीर के खुले मुंह को क्यारा ने अपने हाथों से बंद करते होगा। तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता नहीं चलेगा कि मेरा बिजनेस मुझ पर नजर रखवा रहा है, ताकि मैं अपने सो गोल्ड बाप की सच्चाई दुनिया के सामने ना बता दूं, जो खुद को लोगों के सामने बहुत सिर्फ इज्जतदार बिजनेसमैन दिखाते हैं, जो कि इसलिए असलियत में भी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अपने बॉस से कह देना कि जबरदस्ती की बेटी को ना तो उनमें दिलचस्पी और ना ही सच्चाई में। अगर मुझे सच्चाई बताना होता ना, तो वह क्या उनके खुद के बाप भी मुझे रोक नहीं पाते। समझ में आया तुम्हें? आइंदा से मेरे आसपास नजर मत आना। आज तो सही सलामत वापस जा रहे हो। अगली बार मुझे तुम मेरे आसपास दिखे तो मैं तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। क्यारा राजपूत तुम्हारे बॉस की तरह धमकी नहीं देती है, सीधा करके दिखाती है। अगर प्रैक्टिकल देखना हो तो दोबारा मेरे सामने आना, ओके। इतना कहकर क्यारा ने लेमन जूस के गिलास को टेबल पर झटके से रखते हुए अपने गर्ल ग्रुप से कहा, चलो यहाँ से। पता नहीं सभी लड़कों को मुझसे ही क्यों बेइज्जती करवानी होती है, जो मुंह उठाकर चले आते हैं मेरे पास। इतना कहकर वे वहां से चली गई। रणधीर ने क्यारा को जाते हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आई एम लाइक इट, तुम वाकई में बहुत अलग हो, इंटरेस्टिंग हो, तभी तो तुम्हारा बाप तुमसे परेशान है। इतना कहकर वे सीटी बजाते हुए वहां से चला गया। रघुवंशी मेंशन सुबह के 3 बज रहे थे। साक्षी जी बेड के ग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। तभी मानव जी अपने हाथों में कॉफी लिए स्टडी रूम में से आए तो साक्षी जी को बेड पर बैठे देख हैरान रह गए। उन्होंने कॉफी को बेड साइड टेबल पर रखते हुए साक्षी जी के करीब बैठते हुए साक्षी जी से पूछा, आप सोई नहीं, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? मानव जी की आवाज सुन साक्षी जी ने नजर उठाई तो मानव जी हैरान हो गए। साक्षी जी की आंखें लाल और सूजी हुई थी। साक्षी जी की आंखों से पता चल रहा था कि वे काफी रोई हुई है। साक्षी जी की आंखों को देख मनन जी बिल्कुल हैरान हो गए। उन्होंने साक्षी के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए पूछा, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रहे और आप रो क्यों रहे? साक्षी जी अपने हाथ को पीछे लेते हुए मानव जी को देखते हुए कहा, मैं अब और नाटक भी नहीं कर सकती हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी, कभी नहीं। मानव जी ने साक्षी जी को घूरते हुए, कहना क्या चाहती है, साफ साफ कहिए। साक्षी जी ने मानव जी को देखते हुए कहा, आपसे सुनना चाहती हैं तो सुनिए। मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था आपसे प्यार करना। मैंने जिंदगी में आपसे प्यार करके बड़ी गलती की थी। अपने प्यार के पागलपन में मैंने आपके साथ शादी की। मुझे नहीं पता था कि मैं जिससे प्यार करती थी उसकी सोच इतनी घटिया होगी, वो एक घटिया इंसान होगा। मैं आपके हर गलत काम में आपका साथ देती रही। आपने मेरे साथ क्या 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 नहीं किया, मैं फिर भी चुप रही, लेकिन आज आपने जो किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। आपने तो अपनी बच्ची को अपने भाई को ही मार डाले, कम से कम किसी और के बच्चों को मारना बंद करे। अब वे सिर्फ कांच नहीं रही है, आपके बेटे की वाइफ भी है। अगर उसकी वाइफ को एक भी खरोच आएगी तो वे आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं आपके साथ अब बच्चे होने का नाटक नहीं कर सकते। आप खुद अपना सच कामयाज को बता दीजिए। अगर किसी और से कामयाज को आपका सच पता चला तो अफसोस आप अपने बेटे को खो देंगे। मानव जी के भव्य तन गए, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गए। उन्होंने साक्षी जी को देखते हुए कहा, तुम्हारी भी पढ़ निकल आए। साक्षी जी ने दर्द से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मेरे परों को तो आपने 25 साल पहले ही काट दिया था। मैं आपके साथ अब तक इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपके साथ रहना अपनी सजा मान रही हूँ। अपने माँ बाप को दिल दुखाने और उनकी इज्जत का तमाशा बनाने की उन सब की सजा काट हूँ। लेकिन अब आपने जो किया है उसके लिए मैं चुप नहीं रहूंगी। आपने क्या सोचकर कांच के जूस में जहर मिलाया? आपने एक बार भी नहीं सोचा था अगर आपका बेटा वे जूस पी लाता तो आप क्या करते? मानव जी ने गुस्से से कहा, सर, टब दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सब ना सुनो। मैं
सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है, इसलिए हमें कल मुंबई जाना है। आन्या बर्थडे पार्टी में इतना कहकर मानव जी बेड के दूसरी साइड जाकर लेट गए और लाइट ऑफ कर दिया। मैं पूरा कमरा अंधेरे में समा गया। साक्षी जी वैसे ही बैठी रही, नींद उनकी आंखों से गायब हो चुकी थी। बर्दाश्त की हर हद खत्म हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कुछ सोचा और एक फैसला लिया। यही सब सोचते हुए 2 घंटे बाद नींद की दुनिया में चले गई। हॉस्पिटल का मैं जब हॉस्पिटल के रूम में आया तो कांची को वहां बैठे देख चेयर पर देख हैरान हो गया, क्योंकि कांची बड़े ही आराम से अपने फोन में मोबाइल लेकर क्रिकेट देख रही थी। कांची क्रिकेट को उसे देख रही थी जैसे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम दुनिया में कोई नहीं। कामयास बिना पल के झपके कांची के हर मोमेंट को देख रहा था, जो क्रिकेट देखने में इतनी मस्त थी कि कामयास के आने पर उसने कामयास को अपने पीछे मुड़कर नहीं देखा भी नहीं। और यही बात कामयास को बहुत ही बुरी लगी, क्योंकि कांची उससे ज्यादा क्रिकेट को इम्पोर्टेंस दे रही थी। कामयास को कांची के हाथ में पकड़े फोन से भी जलन हो रही थी। वे फोन पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उससे ज्यादा उसे टेंशन मिल रही थी। कामयास ने कांची के हाथ से फोन लेकर गुस्से में पटक दिया। कांची जो अपने गोद में मोबाइल लगा आराम से क्रिकेट देखने में बिजी थी, अचानक से हुए एक्शन को से शॉक्ड हो गई। उसने बिना कामयास को देखे हुए गुस्से से चेयर से उठते हुए चिल्लाई, ये क्या घटिया हरकत है, पागल इंसान। लेकिन अब उसकी नजर कामयास पर पड़ी तो बाकी की आवाज उसके गले में रुक गई। कामयास ने कांची को देखते हुए दांत को पीसते हुए कहा, है बोलो स्वीट हार्ट, चुप क्यों हो गई, बोलो ना क्या बोलना है। रात के 3 बजे तुम्हें क्रिकेट देखना है और झूठ कहा कि तुम्हें घुटन महसूस हो रही है। अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो। कामयास कांची को ऐसा डांट रहा था जैसे कांची से कितनी बड़ी गलती करती हो। कांची जिसकी नजर अपने टूटे हुए फोन पर थी, उसे कामयास की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। कामयास ने ऊंची आवाज में कहा, उधर क्या देख रहे हो, मेरी तरफ देखो। कांची ने अपनी लंबी पलकें उठाई तो उसकी समंदर जैसी नीली आंखों में आंसू की बाढ़ आई थी। उसकी आंखों से आंसू टूटकर उसके गुलाबी गालों पर आ गए। कामयास कांची के आंसू को देख और भी ज्यादा छिड़ गया। उसे लड़कियों का रोना बिल्कुल पसंद नहीं था, और कांची के आंसू तो उसे और भी ज्यादा बेचैन कर देते। कामयास ने इरिटेट होते हुए कांची के एक शोल्डर को कसकर पकड़ते हुए अपने करीब कर अपने दूसरे हाथ के थंब से आंसू को साफ करते हुए पूछा, रो क्यों रही हो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। कांच अपने नीली आंखों से कामयास को घूरने लगी, मानो वो अपनी आंखों से कह रही हो। अब वो क्या बचा है करने के लिए। कामयास ने जब कांची को अपनी तरफ घूरते देखा तो कोल्ड टोन में कहा, नजर नीचे करो, मुझे पसंद नहीं, कोई और मुझे घूरे। समझ में आया तुम्हें, कामयास ने कहा था। कांची तेजी से रोने लगी। कांची के इस तरह रोने से कामयास भी डर गया और उसने कांची को छोड़ दिया। कांची लोन की घास पर बैठ गई और हिचकियों से रोने लगी। वे किसी छोटे से बच्चे की तरह रो रही थी, अपने दोनों हाथों से अपने आंसू को तेजी से साफ भी कर रही थी, जिसका वजह से उसके गाल भी लाल हो गए थे। वे इस वक्त कश्मीरी लाल सेब हो गई थी। कामयास ने कांची के पास बैठते हुए कांची से कहा, यार तुम ऐसे क्यों हो रही हो, मुझे ये नमकीन पानी से बेहद नफरत है, तो इसे निकालना बंद करो। कांची ने हिचकियां लेते हुए कहा, मुझे क्रिकेट देखना है। कांची के पास में कामयास हैरान हो गया और उसे गुस्सा भी आ गया, तुम क्रिकेट के लिए रो रही हो। कांची ने अपने फोन को उठाते हुए कहा, मुझे क्रिकेट देखना है। अभी कांची किसी बच्चे की तरह जिद कर रही थी। कामयास कांची को सिर्फ घूर रहा था। उसने अपने मन में सोचा, लड़कियां भी क्रिकेट के पीछे इतने पागल नहीं होते जितना उसकी वाइफ पागल है। यार अपनी फ्रेंड के साथ अपना लेक्चर अटेंड करने के लिए जा रही थी कि अचानक से उसका सिर चकरा गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।